हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास सेकंड सेमेस्टर जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फोर्थ का लेक्चर्स नंबर 1 है। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्लासेस स्पेशल फॉर सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और इन स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर थर्ड जो सेकंड सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड है, और इस पेपर की लास्ट यूनिट फोर्थ के अंदर आज आपका लेक्चर्स नंबर 1 है। ठीक है, इससे पहले हम इस लेक्चर्स नंबर 1 की स्टार्ट करें, यूनिट फोर्थ का ऑफिशियली सिलेबस के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, सेकंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड है। पेपर का नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से सेकंड, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फोर्थ यानी इसकी लास्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इसकी यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास इस यूनिट फोर्थ का जो ऑफिशियली सिलेबस है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। टॉपिक है हमारे पास ग्रीन फंक्शन, और इसके आसपास ये पूरी यूनिट चलेगी। ठीक है भाई, ग्रीन फंक्शन, नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या मेथड ऑफ ग्रीन फंक्शन, फिर प्रोसीजर ऑफ कंसिडरिंग द ग्रीन फंक्शंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन इन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस, बाइलिनियर फॉर्मूला फॉर ग्रीन फंक्शन से और मॉडिफाई ग्रीन फंक्शन। आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे ज्यादा जो जोर पड़ता है जिस शब्द के ऊपर वो है हमारे पास ग्रीन फंक्शन। मतलब पहले हम ग्रीन फंक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर हम नॉन होमोजीनियस बाउंड्री लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये भी हमारे पास मेथड ऑफ ग्रीन फंक्शन होगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है ये भी हमारे पास ग्रीन फंक्शन का सीखेंगे और इसका सॉल्यूशंस देखेंगे। फिर हमारे पास ग्रीन फंक्शंस की ही प्रॉपर्टी देखेंगे, इन होमोजीनियस कंडीशंस क्या होती है, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस, बाइलिनियर फंक्शंस भी हमारे पास ग्रीन फंक्शंस का ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइलिनियर फॉर्मूला वगैरह भी हम ग्रीन फंक्शन के लिए देखेंगे, और लास्ट में इसका मॉडिफाई ग्रीन फंक्शंस भी निकालेंगे। तो मतलब ये यूनिट नंबर फोर्थ है, ये हमारे पास वास्तव में किसके नाम से जानी जाती है, ग्रीन फंक्शंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है भाई, ये यूनिट फोर्थ है, ये हमारे पास किसके नाम से जानी जाती है, ग्रीन फंक्शंस के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग ही लगाओगे इधर ग्रीन फंक्शन। ठीक है भाई, सबसे पहले हम यहां हेडिंग लगाएंगे ग्रीन फंक्शन। तो लिखिए मेरे साथ साथ, पहली हेडिंग है हमारे पास यहां ग्रीन फंक्शन। तो आप लिखेंगे हेडिंग है हमारे पास ग्रीन फंक्शन से। इसे ऑप्शनल कभी कभी हम इन्फ्लुएंस फंक्शंस भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, इन्फ्लुएंस फंक्शंस भी हम बोल देते हैं, इन्फ्लुएंस फंक्शंस भी हम बोल देते हैं, और कभी कभी ये हमारे पास एक्जुलरी यानी एक विशेष प्रकार का फंक्शन से एक्जुलरी फंक्शंस भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रीन फंक्शंस या फिर हमारे पास इन्फ्लुएंस फंक्शंस या हमारे पास एक्जुलरी फंक्शंस, तीनों ही हमारे पास इसके नाम हैं, बट मेनली ये हमारे पास ग्रीन फंक्शंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास मेनली किसके नाम से जाना जाएगा, ये हमारे पास ग्रीन फंक्शंस के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले इस ग्रीन फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास हेडिंग है वो हम लगाएंगे नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे, लिखो मेरे साथ साथ नॉन होमोजीनियस, जो टॉपिक दे रखा है उसी को हम देखेंगे। तो ये ग्रीन फंक्शन से, इसके और दो नाम है इन्फ्लुएंस फंक्शंस और एक्जुलरी फंक्शन से। अब हम लिखेंगे नॉन होमोजीनियस। तो जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को शॉर्ट में हम बाद में बीवीपी लिखेंगे भाई। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हम शॉर्ट में बीवीपी बोलेंगे। तो ये हमारे पास हेडिंग है, पहली हेडिंग है हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, और इसको भी
देखो ये हमारे पास हेडिंग है नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसको भी हम करेंगे मेथड ऑफ ग्रीन फंक्शन से, क्योंकि आपने जस्ट इसे पहले वाली यूनिट में देखा, हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे नॉन होमोजीनियस स्टर्म्स लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के। आज जो इसको हम सॉल्यूशंस करेंगे वो मेथड हमारे पास ग्रीन फंक्शन का काम में लेना है। तो आप यहां लिख लेना मेथड ऑफ ए ग्रीन फंक्शन, मेथड ऑफ ए ग्रीन फंक्शन। ठीक है, तो इसके नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने का जो तरीका है वो हम जस्ट इससे पहले वाली यूनिट नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं। वहां हमने होमोजीनियस का भी सीखा था और नॉन होमोजीनियस का भी सीखा था। आज हमारे पास इसको ग्रीन मेथड के फंक्शन से, मेथड ऑफ ग्रीन फंक्शंस के माध्यम से नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसे होती हैं, इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारे पास ग्रीन फंक्शंस को ही समर्पित है कि किस प्रकार से इसे सॉल्यूशन से किया गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे कि एक तो ग्रीन फंक्शंस की ये 2 नाम और लिख लो, पता नहीं कहाँ काम आ जाएंगे। और नीचे है हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और इसको भी आज हम ग्रीन मेथड के माध्यम से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका हम जस्ट इसे पहले वाली यूनिट में देख चुके। आज जो हमारे पास मेथड होगा वो होगा मेथड ऑफ ग्रीन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर दूं ताकि हम ये यूनिट स्टार्ट करें, हम इसे इजीली सोल्व कर सकें। तो हमने पढ़ा था कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है भाई, 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं तो एक तो होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IVP। यस, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IVP। और दूसरी होती है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, दूसरी होती है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BVP। और इनकी पहचान आमतौर पे कैसे होती है कि एक कंडीशन ये होती है y ऑफ a इज इक्वल टू, और दूसरी कंडीशन होती है y ऑफ a या y डैश a इज इक्वल टू। ठीक है, ध्यान देना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये वाले पॉइंट हमेशा एक समान होते हैं, यानी एक ही पॉइंट की बात की जाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में यहाँ y ऑफ a इज इक्वल टू होगा, दूसरी कंडीशन हमारे पास y ऑफ b होगी या y डैश b होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो पॉइंट होंगे ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट होंगे। और ऐसा आप 3rd सेमेस्टर में जैसे ही आ जाओगे वहाँ फ्रीडहोल इंटीग्रल इक्वेशंस आएगी, तो वहाँ आप और भी अच्छे से इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को गहराई से समझ पाओगे। एक बार इतना सा ही अंतर ध्यान में रखना है, हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले वाली यूनिट के अंदर, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का मतलब है हमारे पास ये 2 कंडीशंस होंगी, इनका पॉइंट एक समान हो, जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हो। ठीक है, फिर हमने पीछे वाली यूनिट के अंदर होमोजीनियस, ध्यान देना, पीछे वाली यूनिट के अंदर हमने होमोजीनियस स्टर्म लियोविले, ये साइंटिस्ट का नाम है, आप अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे। ठीक है भाई, सेकंड, इससे जस्ट पहले वाली 3rd यूनिट के अंदर हमने होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यस, होमोजीनियस स्टर्म्स लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को हमने किया था। और वो इक्वेशंस हमारे पास इस प्रकार से थी कि d/dx, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो, और p अक्ष dy/dx, p अक्ष dy/dx प्लस q अक्ष इंटू y इज इक्वल टू f ऑफ x, इज इक्वल टू f ऑफ x। समझना एक बार, ये इसे ऐसे कर दो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, ऐसे भी हो सकता है, मैंने ऐसे भी लिखी होगी, दोनों ही प्रकार से लिखी थी, तो ऐसे भी दे सकता है, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से थी, इज इक्वल टू f ऑफ x। अब ध्यान दो, मैंने बताया था कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए तब तो ये हमारे पास होमोजीनियस होगी, तब तो ये आगे हमारे पास होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर आपके पास इसके 0 नहीं हो, f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0,
तभी हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। तो आपने जस्ट जो पहले वाली यूनिट के अंदर आपने होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन किए हैं, वहां हर एक क्वेश्चन में आपको इसके आगे 0 मिलता था, इसके आगे भी आपको 0 मिलता था। ठीक है, तो ये तो हो गई होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ध्यान से देखना भाई, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाए तब ये हमारे पास हो गया होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आज हमें लेके आना है नॉन होमोजीनियस, यानी ये एफ ऑफ एक्स किसी भी कीमत पर 0 नहीं आना चाहिए। तो आज हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा, या ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये होमोजीनियस की बजाय क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल प्रीवियस यूनिट की तरह कंपैरिजन किया। तो अब निश्चिंत रहिएगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो बाउंड्री कंडीशंस आएगी उनका ये पॉइंट एक समान आएगा, जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बीवीपी के अंदर यहाँ जो पॉइंट आएंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका मतलब हर बार हमारे पास ये पॉइंट अलग अलग आएंगे, इनिशियल पॉइंट हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है भाई, इनिशियल पॉइंट है ये हमारे पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि नॉन होमोजीनियस स्टर्म्स लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसे दी जाती है, बाद में देखेंगे कि ग्रीन फंक्शंस का मेथड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, या डायरेक्ट लिख लो, ये इक्वेशंस हमारे पास ऐसे दी जाती है डी बाई डी एक्स। देखिए आप स्टैंडर्ड रूप इसका ध्यान में रखेंगे, डी बाई डी एक्स पी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स डी बाई डी एक्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। या फिर मैं साथ साथ ही ऐसे बोल देता हूं, और पी एक्स मैंने पहले को छोड़ दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स प्लस पी डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो ये तो हो गई हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले। देखिए ध्यान से, इतना ही हुआ है हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले। इनको आप बोल सकते हो ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है विद बाउंड्री कंडीशंस या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हम बोलेंगे विद द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, विद द बाउंड्री कंडीशन। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन किस प्रकार से हैं, विद द बाउंड्री कंडीशंस। और आपको पता है बाउंड्री कंडीशंस के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट ही होना चाहिए। तो हमारे पास 2 बाउंड्री कंडीशंस होंगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो, हमेशा 2 कंडीशंस होंगी। और ये हमारे पास इस प्रकार से होगी, जैसे कांस्टेंट के हिसाब से लिखेंगे a1 वाई ए प्लस a2 वाई डैश ए इज इक्वल टू 0 प्लस a2 वाई डैश ए इज इक्वल टू 0। दूसरे में a की जगह b लिख लो, तो ये b1, तो ये b आ जाएगा, ये b2 आ जाएगा, ये y डैश b इज इक्वल टू 0। इस वाली बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन 2 मानो, दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन को आप इक्वेशन नंबर 3 मानो। एक में पॉइंट a है, एक में पॉइंट b है। ठीक है, मान लो ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, ऐसे आ जाए a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बचेगा भाई, y ऑफ a इज इक्वल टू 0, 0 मान लो, यहाँ 0 बच रहा है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास b1 1 आ गया, b2 0 आ गया, b1 1 आ गया, b2 0 आ गया, तो ये कितना बचेगा, y ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो ये देखो डिफरेंट पॉइंट हो गए, डिफरेंट हमारे पास पॉइंट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास किस प्रकार की कंडीशन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको वास्तव में ध्यान रखना है, ये तो एक इक्वेशंस की पहचान हो गई कि यहाँ तक ग्रीन फंक्शंस का एक बार कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना, हम पहले वाले मेथड में हम ऐसा सीख चुके हैं। यही हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की इक्वेशन है विद द बाउंड्री कंडीशन से, इक्वेशंस नंबर 2 एंड इक्वेशंस नंबर 3।
ठीक है भाई, इक्वेशंस नंबर 2 एंड इक्वेशंस नंबर 3। और हम देखो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, ये और बताएंगे वेयर A1 A2, यहाँ लिख लेते हैं वेयर A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है और B2 क्या है। तो आपको पता है ये हमारे पास कांस्टेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ हमारे पास Px क्या है, देखो इसको देखूं तो Px और Qx दिखाई देता है, अथवा लगा के इसको देखूं तो Px P'X और Qx दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे और Px हो चाहे P'X हो और चाहे Qx हो। ठीक है भाई, Px P'X और Qx यहाँ लेंगे तो यहाँ भी देखो इसका सोल्व करेंगे तो डैश तो आएगा ही आएगा। तो ये है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस हैं। ध्यान देना ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये हमारे पास फंक्शंस इन गिवन इंटरवल ए बी, इन गिवन इंटरवल ए बी। ठीक है, कौन सा ए और बी, जो एक तो ये कंडीशन के ऊपर है और दूसरा हमारे पास बी जो डिफरेंट है, इस गिवन इंटरवल ए बी के अंदर हमारे पास ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मूर्खों की तरह क्यों के भी डैश लगा दिया, देखो कहीं भी क्यों डैश नहीं है, या तो P ऑफ x है या P'X है या फिर Qx है, ये x के फंक्शन भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो हमने बोल दिया कांस्टेंट फंक्शंस इन गिवन इंटरवल ए बी, और ए और बी ही हमारे पास बाउंड्री कंडीशन के पॉइंट हैं। एक पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम BVP का ए आ जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है बी आ जाएगा। ठीक है, इतनी प्रोसेस में हमारे पास यहां तक इस ग्रीन फंक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, समझिएगा बात को। इतनी सी प्रोसेस है, ये हमारे पास बिल्कुल प्रीवियस वाली ही यूनिट का हिस्सा है। यहाँ एफ ऑफ एक्स किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकता, तो आप साइड में कोमा लगा के या ऐसे सेमी कोलन का साइड में लगा के ऐसे बोल सकते हो, किसी भी कीमत पे ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या Px हमारे पास 0 होगा, Px हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये कि लीनियर बन जाएगी, ये होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस ही नहीं बनेगी, या नॉन होमोजीनियस ही नहीं बनेगी। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर, यहाँ देखिए इसके लिए हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर। अब यहाँ ग्रीन स्टार्ट हो जाता है, लेट अस कंसीडर। सबसे पहले हमने माना कि लेट अस कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट या फंक्शंस ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शंस ऑफ एक्स, तो हमने इसको कांस्टेंट फंक्शन ही बोल लेते हैं। तो हमने माना लेट अस कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, किस में होगा भाई, ऑन द गिवन इंटरवल ए बी, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट ऑन दी ए बी, या ऑन ए बी लिख लो, द इसके अच्छा नहीं लगता। ए बी को देख के आप अपने आप समझ जाओगे कि हमारे पास क्लोज इंटरवल है एंड पी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास ग्रेटर 0 होना चाहिए, और ये जो पी ऑफ एक्स है ये हमारे पास ग्रेटर 0 होना चाहिए। देन दी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है भाई, देन दी सॉल्यूशंस ऑफ, देन दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, देन दी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 1 अंडर बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशंस 2 and 3 विद द, या अंडर दी बाउंड्री कंडीशंस, अंडर दी बाउंड्री कंडीशन, अंडर दी बाउंड्री कंडीशन, अंडर दी बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशंस 2 and 3, इक्वेशंस 2 and 3 कैन बी एक्सप्रेस एज, इक्वेशंस 2 and 3 कैन बी एक्सप्रेस एज, कैन बी एक्सप्रेस एज। ध्यान देना, यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का इक्वेशन है विद बाउंड्री कंडीशन इक्वेशंस 2 एंड विद बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशन 3। अलग अलग कंडीशंस हैं क्योंकि ए और बी डिफरेंट है, एक पॉइंट ए के ऊपर देगा, एक पॉइंट बी के ऊपर देगा, तो हम दोनों बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 3 हमने बोल दिया है। तो हमने देखो लेट अस कंसीडर, हमने माना है भाई, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, बट हमने माना कि अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो ऑन गिवन इंटरवल ए बी के अंदर और पी एक्स हमारे पास ग्रेटर 0 हो,
या px हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। देन दी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, उस टाइम में इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशंस क्या होगा, अंडर दी बाउंड्री कंडीशंस, यानी इसको अप्लाई करते हुए बाउंड्री कंडीशन को इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशंस कैसे होगा, ये हमारे पास इस प्रकार से लिखा जा सकता है, y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, इंटीग्रेशन a से b, और ये g x s ds, x s ds, g x s f ऑफ s ds। अब आप ये सोचेंगे सडनली ये मैंने क्या लिख दिया है, अब हमें इसी को पढ़ना है, एफ ऐसे डी ऐसे, इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 4, वेयर, शायद आपको ठीक ठीक दिखाई दे जाए, वेयर ये जो जी एक्स ऑफ एस है, ये हमारे पास वैसे तो आपको पता है इस प्रकार से आ जाए कर्नल फंक्शंस कहलाता है, वैसे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, कर्नल फंक्शन कहलाता है, बट यही हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रीन फंक्शन कहलाता है। यस, यही हमारे पास ग्रीन फंक्शन कहलाता है। तो इक्वेशंस 4 का जो आंसर आएगा जी एक्स ऑफ एस, वास्तव में हमारे पास जी एक्स ऑफ एस क्या आएगा, यही हमारे पास ग्रीन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई, वास्तव में हमारे पास जी एक्स ऑफ एस क्या आएगा, यही हमारे पास ग्रीन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, कतई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ s लिखो, यहाँ s लिखो और यहाँ s लिखो। हमने अपनी मर्जी से एक वेरिएबल माना है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, ध्यान से, या यहाँ देख लेना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, तो एक तो x लेंगे, दूसरा आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने t ले लिया तो यहाँ t ले लिया और यहाँ t ले लिया। ठीक है, G फॉर ग्रीन, तो ग्रीन नाम से हमने कैपिटल G लिख लिया। आप t ले सकते हो, आप चाहो तो y ले सकते हो, बट y लेते ही आप यहाँ फंस जाओगे, तो आपको y नहीं लेना है। आप चाहो तो फाई ले सकते हो, फाई ले सकते हो और फाई ले सकते हो, मतलब ये आगे चल के कंपटीशन में CSIR नेट गेट जैसी एग्जामिनेशंस के अंदर ये पूरी तरह से बदल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि ग्रीन का फंक्शन भी जी दिया जाएगा, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया जाएगा। हो सकता है नेट की कोचिंग के लिए या सॉरी नेट के कंपटीशन क्वेश्चन के लिए यहाँ t दे दे और ऊपर x दे दे, ध्यान से देखो, यहाँ t दे दे और ऊपर हमारे पास x दे दे, ये पूरा का पूरा ही चेंज हो सकता है। तो बताइए, एक तो फिक्स हो गया t, तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया t। अब जरूरी नहीं है कि इधर ही लिखे, इधर भी लिख सकता है, एक यहाँ x दे दे अपनी मर्जी से, तो x यहाँ हमने लिख लिया है, एक हमें ऐसे y दे दिया, या मान लो कंफ्यूज करने के लिए आपको फाई और साई दे देगा, एक दे दिया फाई और एक दे दिया साई, तो बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास ही। अब एक तो कन्फर्म नीचे वाला आएगा t, तो जैसे हमारे पास एक तो t दे दिया और एक फाई दे दिया, तो ये फाई के रिस्पेक्ट में होगा, फाई और डी फाई, और जरूरी नहीं है जी दे दे, वहां हो सकता है सिंबल साई दे दे, और a टू b की बजाय आपको p टू क्यों दे दे, और इस a और b को, इस p और q को बदल के वो r और s कर दे, मतलब जानबूझ के वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा इस क्वेश्चन को कि आप एक बार तो सोच ही नहीं पाओगे। तो यहाँ y ऑफ x की बजाय किसका सॉल्यूशन निकलेगा, x ऑफ t का, यहाँ x ऑफ t का सॉल्यूशन निकलेगा, और इतना घुमा देगा कि अपन समझ भी नहीं पाएंगे कि बातें वही है या ये हमारे पास यहाँ ग्रीन फंक्शन सप्लाई हो रहा है। तो मुद्दे की बात है, आप वेरिएबल्स का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओर हम फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओर फोकस करते हुए चलेंगे। यहाँ अगर x है तो यहाँ हमारे पास x आएगा, और यहाँ भी हमारे पास एक x आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ हमने मान लो x आएगा, तो यहाँ हमने मान लो नॉर्मली p लिया है, और यहाँ हमने नॉर्मली q लिया है, यहाँ हमने नॉर्मली q लिया है, और x की जगह हमने y लिया है, और ये x है, मतलब पहले वाले की तरह ही अगर हम लिखें तो ये हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आमतौर पे a टू b ही कहलाएगा, ये इंटरवल a टू b, तो ये इंटरवल हमारे पास a टू b कहलाएगा। आमतौर पे हम ग्रीन का g काम में लेंगे, जब तक यहाँ कोई सिंबल अपनी तरफ से एग्जामिनर या क्वेश्चन में चला के नहीं दे,
तब तक आप एक बार इसे एस मान लियो और इसे एस मान लियो और इसे एस मान लियो, ठीक है। और नॉर्मली आप टी भी ले सकते हो, पर आगे हो सकता है हमें इंटीग्रेशन करते वक्त किसी का टी मानना पड़ जाए, इसलिए हम थोड़ा और एडवांस चल के हमने पहले ही स्टार्टिंग में स्मॉल एस रख लिया। ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है, ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है। अब खुद जी एक्स ऑफ एस हमारे पास ग्रीन फंक्शन कहलाता है। अब ये क्या है, क्यों आया है, क्यों हमने इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया है। अब हमें वास्तव में इसी का आंसर निकालना है कि एक्चुअली जी एक्स ऑफ एस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 तक, मतलब यहां तक के अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, प्रीवियस वाली यूनिट का ही ऐसा का हिस्सा है। बस पहचान है ये नॉन जीरो होना चाहिए ताकि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन जाए। ऐसे भी याद रख सकते हो या ऐसे भी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी एक्स हो, पी डेस एक्स हो, क्यू एक्स, ये सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट या फंक्शंस ऑफ एक्स कहलाते हैं। a1 a2 b1 b2 हमारे पास कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ये बाउंड्री कंडीशन के पॉइंट ही हमारे पास गिवन इंटरवल होगा। तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ में थोड़े से स्पेस की जरूरत होगी, तो मैं मानते हुए चलूंगा इस टॉपिक का नाम आपने लिख लिया है। तो अगर मैं यहाँ से एक बार रफ कर दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है भाई। तो टॉपिक का नाम वास्तव में हमारे पास है नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी यहाँ हमारे पास सारे डाटा आगे चल के काम में आने वाले हैं, इसलिए हम एक एक करके इन इक्वेशंस वगैरह को यहाँ लिखेंगे और इसे समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। तो एक बार तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, वास्तव में ग्रीन फंक्शन हमें निकालना है। तो पहली इक्वेशंस क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आप समझ गए, यहाँ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है। और ये हमारे पास कंडीशन आ गई a1 वाई ऑफ a2 वाई डैश a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और इसी प्रकार जहाँ b1 था तो ये y ऑफ b, ये b2 है y डैश b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। a और b हमारे पास यहाँ गिवन इंटरवल है। ध्यान देना, जो इंटरवल होगा वही हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशंस के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b g x तक फिक्स है। अब यहाँ हम जो वेरिएबल लेके चलेंगे वही हमारे पास यहाँ लेना पड़ेगा और वही हमारे पास यहाँ लेना पड़ेगा। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। और टारगेट है हमारे पास जी एक्स ऑफ एस यानी ग्रीन फंक्शंस को फाइंड आउट करना, ठीक है भाई। टारगेट है हमारे पास इसी जी एक्स ऑफ एस की ही वैल्यू को हमारे पास फाइंड आउट करना। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी माथा फोड़ी करनी होगी। यस, बिल्कुल सही शब्द मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ। शायद काफ़ी माथापच्ची करनी होगी, तब जाके हमारे पास इसका हम रिजल्ट निकाल पाएंगे कि एक्चुअली हमारे पास जी एक्स ऑफ ऐसी क्या होती है। कुछ बातें समझाएंगे, कुछ प्रीवियस वाले टॉपिक की वजह से काम में लेंगे और उस टॉपिक को भी बताएंगे। ऐसे नहीं कि चलते चलते हर कुछ ही लिख देंगे। जैसे यहाँ हमने चलते चलते अब ये हर कुछ ही लिखा है अपनी तरफ से। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो क्वेश्चन में इंटरवल होगा a to b वो हमारे पास a to b आ जाएगा। जी एक्स ऑफ एस एफ ऑफ एस डी एस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये ग्रीन ने तो निकाल के तो बता दिया, अब हमें वास्तव में इसका रिजल्ट निकालना है, ये क्या आएगा, ठीक है। तो गिवन के नाम पे हमारे पास इक्वेशन 1 और ये दो कंडीशंस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन में हमारे पास इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं मिलेगा। यस, साथ साथ आप ध्यान रख सकते हो कि क्वेश्चंस में हमारे पास इक्वेशंस 1 2 3 के अलावा कुछ भी गिवन नहीं मिलेगा। एक तो हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 मिलेगी, ध्यान देना,
थोड़ा समझो, गिवन के नाम पे इक्वेशन 1 मिलेगी, दो बाउंड्री कंडीशन मिलेंगी, जो एक इक्वेशन 2 होगी, एक इक्वेशन से 3 होगी। हाँ, किसी क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स बता देगा, जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिख के दे देगा, किसी क्वेश्चन में साइन 2x लिख के दे देगा, किसी में x -1 लिख के दे देगा, तो हम ये एफ ऑफ एस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये लिख के दे दिया तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर बोल सकते हैं। नहीं लिख के देगा तो हम लास्ट तक एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही चलने देंगे। ठीक है भाई, ध्यान देना, क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा तो हम एफ ऑफ एस लिख देंगे, नहीं दिया हुआ होगा तो हम इतना लाके छोड़ देंगे। हमें केवल ये फाइंड आउट करना है, हमें केवल और केवल ये वाला ग्रीन फंक्शंस फाइंड आउट ही करना है। तो अगर ये लिख के देगा तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये नहीं देगा तो हम चुपचाप इसका आंसर यहाँ तक ही छोड़ देंगे, जो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। दो एग्जाम्पल लेंगे, एक तो ऐसा कैसा छोड़ के बताएंगे और दूसरे में ये कुछ देगा उसको करके बताएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास गिवन के नाम पे आपको पता चल गया, इक्वेशन 1 2 3 मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स ऑप्शनल है, दे तो ठीक है काम में ले लेंगे, नहीं देगा तो हम ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हमारा टारगेट है जी एक्स ऑफ एस को डिफाइन करना। ठीक है भाई, मेन पर्पज जब हमारा जो है वो जी एक्स ऑफ एस को डिफाइन करना है, तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन नंबर 4 के बाद आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखिए, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ दो। ये हमने अभी अभी लिखा था, अथवा लगा के लिखा था, यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यही हमारे पास क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं चाहूं तो इस पी ऑफ एक्स को इधर भेज दूं, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स को इधर भेजेंगे तो क्यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इंटू वाई, और ये एफ ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, हम इसको इधर भी भेज सकते हैं, और इसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 5। यस, हमने इसको लेफ्ट साइड में भेज दिया और हमने इसको मान लिया है इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ एक जो इंटरेस्टिंग बात है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि देखो, ये एक्स का ही फंक्शन है, चाहे पी डैश एक्स हो चाहे पी एक्स हो, इसे मैं एक बार कैपिटल पी एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लिखना मत एक बार। और क्यू एक्स अपॉन पी एक्स को मैं कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, क्यू एक्स इंटू वाई, और इसको मैं एक बार आर एक्स मान लेता हूँ। ये फंक्शन है हमारे पास ही आर ऑफ एक्स का, और ये है हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू में आ गया। अब ये हमारे पास, अगर आप इस इक्वेशंस को पहचानते हो, मैं करवा चुका हूं स्टार्टिंग, मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, लीनियर है कि नहीं, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशंस है हमारे पास, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा एडवांस में समझिए इसका, सेकंड ऑर्डर, ध्यान से समझना, देखते देखते एकदम से मामला है वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन से ऑफ या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की है, और ये हमारे पास, अगर मैं बात करूँ अपनी इसी जेपीएस बुक की, ठीक है भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा चैप्टर नंबर 3 है भाई, ये पेज निकालता हूँ मैं, ताकि हम बहुत ही अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो जेपीएस की बुक आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इसके अंदर निकालिए पेज 50 का, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात है भाई। ये हमारे पास चैप्टर्स नंबर 3 है, हम पूरी की पूरी इसकी कहानी काम में लेंगे, और इसमें टॉपिक दे रखा है 3.06 का, और ये इक्वेशन है हमारे पास, चैप्टर का नाम ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। ये हमारे पास चैप्टर 3 का ही नाम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। इसके अंदर इन्होंने दे रखा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।
अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास इस टॉपिक के लिए हम पूरा का पूरा ये चैप्टर 3 का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले हमें इसी चैप्टर की 3 और एक्सरसाइज करनी होंगी। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम इसका पीछे का कर देंगे। तो अब पेज 50 के ऊपर देखोगे इस बुक के अंदर, थोड़ा सा देख लेना ताकि हम निश्चिंत रह सके कि जो हम कर रहे हैं वो हम चैप्टर का अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर इक्वेशंस नंबर 1 यही है, d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस क्यों y इज इक्वल टू rx। अब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, तो ये कह रहा है yx इज इक्वल टू c1 और u, ये तो कह रहा है कि c1u प्लस c2v है। पर ध्यान देना ये भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस के रूप में आएगा, यानी ऐसे लिख लो c1ux प्लस c2xvx। अब आप समझ गए होंगे कि c1 का भी अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y डैश का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का कर दो, मतलब c डैश का भी होगा। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट चला जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शंस भी वेरिएबल सहित है और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है। इसके लिए आपको इसका पूरा का पूरा मेथड सीखना होगा। तो हम ऐसा तो है नहीं कि इस टॉपिक के लिए चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, बस इसमें इतना सा आप समझ लो कि हमारे पास इसका आंसर बता रहा है yx इज इक्वल टू c1u और c2v, जहां ये भी खुद c1 x का फंक्शन है और c2 भी x का फंक्शन है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही हमारे पास पहले को छोड़ दो v का डिफरेंशिएशन प्लस इसका कर दो और v को छोड़ दो। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये चैप्टर कह रहा है मेथड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स। तो हम इसका केवल एक शब्द काम में लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कंपेयर करूं तो ये हमारे पास p ऑफ x के रूप में है, ये कैपिटल Q ऑफ x के रूप में है, ये कैपिटल R ऑफ x के रूप में है कंपैरिजन करने के लिए। बट हम इसे ऐसा कैसा रखेंगे, ठीक है भाई, हमारे यहाँ हम कैपिटल PQR से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही बोल देंगे कि इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है भाई, इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, तो ये आ गई हमारे पास d2y/dx² प्लस p डैश x अपॉन px, p डैश x अपॉन px इंटू dy/dx प्लस qx अपॉन px। अब आप समझ गए होंगे px की वैल्यू 0 क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0 आती है इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन q ऑफ x, इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन q ऑफ x। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5, मतलब आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5। और अब हम बोलेंगे इक्वेशंस 5 इज, तो आप लिखिए कि ये इक्वेशंस 5 है, ये हमारे पास क्या है भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर। इक्वेशंस 5 है, ये है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर। यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर विच सॉल्यूशंस इज। अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे विच सॉल्यूशंस इज अप्लाइंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। विच सॉल्यूशंस इज अप्लाइंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, देन वी गेट। हम ये पूरा का पूरा इस चैप्टर नंबर 3 के इस टॉपिक पे इल्जाम लगा के डायरेक्ट लिख लेंगे कि इसका आंसर हमारे पास ऐसे दिया जाता है कि y ऑफ x इज इक्वल टू c1x ux प्लस c2x vx प्लस c2x vx। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 6। ठीक है भाई, यहाँ हमारे पास हमने डायरेक्ट इसके टॉपिक के ऊपर इल्जाम लगा दिया और हमने बोल दिया कि देखो भाई हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। थोड़ा सा बता दो वेयर u क्या है और v क्या है। ठीक है, वेयर u ऑफ x क्या है एंड v ऑफ x क्या है। तो ux हो और चाहे vx हो, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, लीनियरली
इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। अब पूरी की पूरी चैप्टर 3 की वजह से ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशंस 5, करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस 5, ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 5, ठीक है भाई। ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 5, ये हमारे पास ux और vx है। और ख़ास बात है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो पूरा का पूरा ये हमने इल्ज़ाम लगा दिया है। चैप्टर 3 टॉपिक बाकायदा बता दिया, जेपीएस की बुक में पेज 50 पे मिल जाएगा। टाइम हो तो एक बार जरूर पढ़िएगा, वहाँ समझिएगा तो तुरंत आप समझ जाओगे कि हमने इतनी सी जो बातें लिखी हैं वो हमने बिल्कुल सही लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर हमने इसको समझाया तो हम सिलेबस से बाहर चले जाएंगे। हालांकि मैटर सिलेबस का है, बट अपन बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाएंगे और अपने को केवल मतलब का मैटर ही यहाँ अप्लाई करना है। और ये वाला जो चैप्टर है ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में सीख चुके हो अगर पूरा पढ़ा हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 5 है, ux क्या है और vx क्या है। और हम बताएंगे ये जो ux है ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा इस वाली बाउंड्री कंडीशन को, वेयर ux एंड ux है ये सेटिस्फाई करेगा द बाउंड्री कंडीशन। और ध्यान देना भाई, एक बार बाउंड्री कंडीशन लेके आप B.CS लगा सकते हो ऑफ इक्वेशन 2, मतलब ux तो इस वाली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और vx इस वाली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई, क्योंकि हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है और दो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए, एक ux आ गया और दूसरा vx आ गया। तो हम बोलेंगे एंड vx सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशन 3, बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशन से 3। तो हम B.C.S लिख सकते हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये बाउंड्री कंडीशंस को ही बताना चाह रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये जो इक्वेशंस नंबर 6 है, हम इक्वेशंस 5 से डायरेक्ट इक्वेशन 6 की ओर आए हैं। और ये मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर है, क्योंकि हमारे पास लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर की बन गई है। ये हमारे पास इसका आंसर्स आएगा C1x ux प्लस C2x v ऑफ x आ जाएगा। और यही हमारे पास इसका एक बार आंसर्स है, ठीक है। ux और vx दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस 5 है। और ux सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन इक्वेशंस 2 को, और vx करेगा, मतलब एक तो ux इसको कर जाएगा और एक vx इसको कर जाएगा। कोई भी एक किसी एक के ऊपर आप करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड्स लिखूंगा कि आफ्टर सेटिस्फाइंग ux एंड vx, देखिए ध्यान से देखिए एक बार, हालांकि आप समझ जाओगे। आफ्टर सेटिस्फाइड ux एंड vx, आफ्टर सेटिस्फाई ux एंड vx द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशंस 2 एंड 3, द बाउंड्री कंडीशंस। तो ये लिखने से पहले आप ऐसे बता देना भाई, ब्रैकेट्स में लिख के एक बार, द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशंस 2 एंड 3 वी गेट, ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। यहाँ आके आपका सब कुछ घुल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो ux इसे सेटिस्फाई कर रही है तो y की जगह क्या आ जाएगा, सपोज y की जगह क्या आ जाएगा। देखो एक बार मैं इक्वेशन 2 लिखता हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास ऐसे है, y ऑफ a प्लस a2 y डैश b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर u इसे सेटिस्फाई करता है तो एक बार तो कितना आ जाएगा, u इधर आ जाएगा, और एक बार u डैश भी हमारे पास आना चाहिए, एक बार हमारे पास u डैश भी आना चाहिए। ऐसे देख लो, एक बार इसे y ऑफ x मानो, इसे y ऑफ x मानो, तो हमारे पास कहीं ना कहीं y डैश x भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे पास y डैश x भी आना चाहिए। थोड़ा सा समझो एक बार, क्योंकि इसका काफ़ी सारा रिजल्ट है और इस कैलकुलेशंस में हम डायरेक्ट एक रिजल्ट लिखेंगे, जिसके लिए एक दूसरा साइंटिस्ट है रोनिक्सियन।
एक साइंटिस्ट है जिसे आपने पहले तो रोंग की मीनिंग इतनी याद रखनी है, फिर SKIAN ओरोनिस्कियन, ठीक है, ओरोनिस्कियन, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है, SKIAN लिखो भाई। यहाँ हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस में मदद की ओरोनिस्कियन ने। मतलब आप ऐसे समझिए, इक्वेशन 6 में तो ये y ऑफ अक्स है, इक्वेशन 6 में तो ये हमारे पास y ऑफ अक्स है, C1 अक्स u अक्स प्लस C2 अक्स v अक्स, और फिर कहीं ना कहीं अगर u अक्स सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन 2 को तो u डैश आएगा। u डैश लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका या ऐसे देख लो, ये y डैश है तो y, अगर मैं y डैश करता हूं इसका, ध्यान से, अगर मैं इसका y डैश x करता हूं तो इसके अंदर पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, C1 डैश x आ गया। ऐसे ही हमारे पास पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अब मैं बोलूं कि हमारे पास y डैश x है, अब मैं एक बार तो a रखूंगा, ध्यान देना, एक बार तो मैं यहाँ a रखूंगा, फिर इसको मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं यहाँ भी a रखूंगा, इसे मैं a2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपस में ऐड करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए, और ये सेम की सेम प्रोसेस में अप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ हमारे पास कुछ कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे u अक्स है, u डैश अक्स भी है, C1 अक्स है, C1 डैश अक्स भी है, C2 अक्स है, C2 डैश अक्स भी है। मतलब ये हमारे पास जो C1 U1 C1 U और C2 V ये हमारे पास डैश के अंदर भी अवेलेबल हैं, डैश के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ ओरोनिस्कियन नाम के साइंटिस्ट ने, यहाँ हमारे पास ओरोनिस्कियन नाम के साइंटिस्ट ने इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन से सोल्व करने में मदद की। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, आफ्टर सेटिस्फाइंग ux एंड vx द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशंस 3 वी गेट, बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशंस 3 वी गेट। तो ध्यान रखना है, C1 डैश अक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, एकदम से रट लो कि हमारे पास इस प्रकार से आएगा, Vx f ऑफ x अपॉन स्मॉल p(x) और कैपिटल W इंटू x, और कैपिटल W इंटू x, एंड C2 अक्स हमारे पास इस प्रकार से आएगा, इसे भी बिल्कुल याद रख लो, C2 डैश अक्स है, इसमें केवल और केवल माइनस की जगह प्लस और v की जगह है u, बाकी ऐसा कैसा, u ऑफ x f ऑफ x p ऑफ स्मॉल p ऑफ x और w ऑफ x, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7, जहां हमारे पास हमने देखा सब कुछ ठीक है, Vx हमारे पास यहाँ मिल गया, f ऑफ x हमारे पास क्वेश्चन में मिल गया, Px है ये भी हमारे पास चलो क्वेश्चन में मिल गया भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉल्यूशंस करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। अब कैपिटल W(x) क्या है, और C1 डैश आपको पता ही है, y डैश करते C1 डैश भी मिलेगा, C2 डैश भी मिलेगा, U डैश भी मिलेगा और V डैश भी मिलेगा। तो आप लिखोगे वेयर W ऑफ x क्या है, यस कैपिटल लिखोगे, स्मॉल नहीं लिखोगे। तो इसको आप याद रखोगे, U से स्टार्ट कर देना, U और V डैश माइनस V और U डैश, माइनस V और U डैश। ध्यान से देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कर लो, मतलब U V डैश माइनस U डैश V, चाहिए ऐसे याद रख लो। मतलब दोनों के डैश लगेगी, एक बार तो U को छोड़ दो V के डैश, और एक बार V को छोड़ दो U के डैश, और U के डैश वाले के पीछे आप माइनस का साइन लगाओगे। ये हमारे पास कैपिटल W ऑफ x दिया जाता है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 8, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 8। और ये क्या है हमारे पास, तो इसका नाम लिख लो, पहले तो पूरा रोंग करो, है ना, रोंग वाली मीनिंग होती है ना, उसका G हटा दो और स्कियन और लगा दो, SKIAN, SKIAN। ये हमारे पास ओरोनिस्कियन है ऑफ ux एंड vx, ऑफ ux एंड vx, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना भाई, ये ओरोनिस्कियन की जो वैल्यू है किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी की ओर
चला जाएगा। तो ये वाला इतना सा पार्ट आपको याद रखना है। ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 3 का जो 3.6 का मैंने मेथड बताया था कि मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर है, उसी की देन है कि हमारे पास रिजल्ट C1 डैश एक्स में आएगा, ये रिजल्ट C2 डैश एक्स में आएगा, इसका V डैश भी होगा और U डैश भी होगा, जो इस प्रकार से आएगा V डैश एक्स और U डैश एक्स। तो ये सारी कैलकुलेशंस को एडजस्ट करने के बाद ये आंसर्स हमारे पास इस प्रकार से आएंगे और ये आंसर्स आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये चैप्टर नंबर 3 की वजह से फंस चुका है, तो हमें इसे एक बार इतना सा ऐसे करके काम चलाना है। तो यहाँ मतलब इक्वेशंस नंबर 5 के बाद ये चैप्टर से रिवाइज जो है, इसकी वजह से हम यहाँ तक आ गए हैं और इस वैल्यू को हमने रोनिक्सियन से ऑफ ux एंड vx बोल दिया। किसी भी कीमत पे ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। यस, किसी भी कीमत पे, क्योंकि 0 हो गया तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा और इस चीज़ बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इक्वेशन 6 को भी ध्यान रखना है भाई। इक्वेशंस हमारे पास लगभग सारी ही काम में आने वाली हैं। तो अब देखिए हमारे पास आगे कैसे करेंगे। अब आपको उसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है और ये भी हम आपको समझा देते, बट चैप्टर 3 सेमेस्टर्स फर्स्ट की वजह से ये कुछ इस प्रकार से आया है, तो इसका हम एक बार काम चला लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ स्टार लगा दिया, आप इसे को याद रख लोगे, इससे कोई खास बात नहीं है। और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार केवल और केवल इसकी प्रोसेस समझिए कि हमारे पास आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, और टारगेट क्या है पता होना चाहिए। हमारे पास gx ऑफ s f ऑफ s ds निकालने की केवल और केवल gx ऑफ s निकालने की कोशिशें हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास आप इसे अलग अलग कर सकते हो। रिजल्ट है ये आपके सामने है कि C1 डैश x क्या है, C2 डैश x क्या है, फिर रोनिक्सियन हमारे पास क्या है। ठीक है भाई, फिर हमारे पास रोनिक्सियन हमारे पास क्या है। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7। अब हमारे पास कैलकुलेशन है, इसमें समझने का कोई खास नहीं है। C1 डैश एक्स कैसा है, C1 डैश एक्स ऐसा है हमारे पास माइनस का Vx f ऑफ x, फिर से लिख देता हूं मैं एक बार, Px और कैपिटल W ऑफ x। ठीक है, इंटीग्रेशंस कर दूं दोनों साइड में। इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये कितना, इसका डैश हट जाएगा और इसका कितना आ जाएगा Vx f ऑफ x Px और W ऑफ x और W ऑफ x, और माना इसका dx के रिस्पेक्ट में कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, एक तो ये समझने वाली बात है इसके अंदर कि इसका इंटीग्रेशंस करने के बाद इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे। और एक बार ये लिख लो, साथ ही इसको बोलेंगे एंड C2 डैश x। ठीक है, एंड C2 डैश x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस प्रकार से है ux f ऑफ x और Px और कैपिटल W ऑफ x। मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहाँ माइनस का Vx है, यहाँ प्लस का ux है, बाकी ये एक समान है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ux f ऑफ x और Px और W ऑफ x इंटू dx, इंटू में dx। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, तो हमारे पास गिवन इंटरवल a टू b है। ध्यान देना, गिवन इंटरवल हमारे पास a टू b है। पहले u चलेगा फिर हमारे पास v चलेगा। ध्यान देना, लिखने में ये जरूर उल्टे आ गए हैं, पहले C1 डैश x आ गया फिर C2 डैश x आ गया, पर चलेंगे कैसे, a टू b चलेंगे तो पहले हम u फंक्शन, क्योंकि u x इसको सेटिस्फाई करेगा और vx इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे चला दो a से, फिर मानो बीच में ये x की ओर रुक गया, या वापिस x से b की ओर रुक गया है। तो ये आपको यहाँ तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, या ये a से x चलेगा और ये हमारे पास है, मतलब u वाला चलेगा a से x से और ये चलेगा हमारे पास b से x, और साथ साथ हमें हमारे पास इस वेरिएबल s में लेके आना है, साथ साथ हमारे पास वेरिएबल s में लेके आना है। तो आप x की जगह है s रख दो, यहाँ ये काम और करो भाई, साथ साथ आप x की जगह है s रख दो, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल ds के रिस्पेक्ट में लेके आना है। ठीक है भाई,
हमारे पास वेरिएबल ds के रिस्पेक्ट में लेके आना है। अगर हमें g अक्स ऑफ s चाहिए तो आप जहां जहां अक्स है यहां हम किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, s के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये हमारे पास आपको थोड़ा सा फिर से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम अपना मैच कर सकें। तो इसकी लिमिट आ जाएगी a से x और इसकी लिमिट आ जाएगी b से x। ठीक है, ये माइनस साइन हटा दो भाई, उल्टी लिमिट कर दो। उल्टी लिमिट करेंगे तो c1 अक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अक्स से b आ जाएगा। c1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, अक्स से b आ जाएगा। माइनस का साइन हट गया भाई, लिमिट ऊपर की नीचे कर दी, नीचे की हमने ऊपर कर दी और ये आ जाएगा हमारे पास p s और कैपिटल W, स्मॉल मत लिख देना भाई, रोनेक्सियंस वाला s है एक, तो ये आ जाएगा। एंड c2 अक्स हमारे पास सेम रहेगा, ये c2 अक्स हमारे पास सेम रहेगा। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशंस 8 के बाद इसको नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 9 और c2 अक्स वाले को इसको नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 10। ठीक है भाई, ऐसे करो, c1 अक्स वाले को नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 9 और इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 10। और ये ध्यान में रख लेना, रोनेक्सियंस हमारे पास uv डैश माइनस u डैश v होता है। ठीक है, तो ये हमने c1 अक्स की वैल्यू निकाल ली और ये हमने c2 अक्स की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू रख दो इक्वेशंस नंबर 6 के अंदर। तो लैंग्वेज लिख देना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 अक्स एंड c2 अक्स कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशंस 9 एंड 10। फ्रॉम इक्वेशन से 9 एंड 10 किस के अंदर रखना है, इनटू इक्वेशन 6 वी गेट। ठीक है भाई, इनटू इक्वेशन 6 वी गेट। तो ये वैल्यू उठाइए और आप इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर रख दीजिए, जो c1 अक्स की वैल्यू है और जो हमारे पास c2 अक्स की वैल्यू है। तो ऐसा रखने के बाद हमारे पास ये ऐसे बचेगा, y ऑफ अक्स इज इक्वल टू y ऑफ अक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसे भी हटा देता हूं, इसको हम काम में ले चुके हैं। इसकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा y ऑफ अक्स इज इक्वल टू c1 अक्स। c1 अक्स की वैल्यू है हमारे पास अक्स से b, v s, f ऑफ s और p s और कैपिटल W ऑफ s। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास c1 अक्स और इनटू में, और सुनो ds भी है, ध्यान देना ds भी है और इनटू में u अक्स है, इनटू में u अक्स है। ठीक है, और आप चाहो तो u अक्स को पहले भी लिख सकते हो या ऐसे कर लो, c1 अक्स की वैल्यू हमने ऐसे की ऐसे रख दी और इनटू में u अक्स रखो, प्लस c2 अक्स की वैल्यू रखो, प्लस c2 अक्स क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन a से अक्स u s f ऑफ s नीचे स्मॉल p s और w ऑफ s इंटू ds, और ये हमने रख दिया है vx, ये हमने रख दिया है इनटू में vx। और इसको आप मान लो इक्वेशंस नंबर 11, इसको हमने मान लिया है इक्वेशंस नंबर 11, यानी हमने जो cx और vx की वैल्यू रखी थी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, cs और vs। ठीक है भाई, तो c1 अक्स की वैल्यू c2 अक्स की वैल्यू रखने के बाद ये जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 11 हो गई। ये आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो और इसको बाद में, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो मेन पर्पज था वो ये था कि कैसे भी करके हम इसे निकालें, g अक्स ऑफ s f ऑफ s ds क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ इस इक्वेशंस नंबर 11 तक आए हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ कुछ स्टेप आपको चैप्टर्स नंबर 3 की वजह से थोड़ा याद रखना पड़ा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। सेमेस्टर्स फर्स्ट का हिस्सा इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई किया। अब आगे का हिस्सा आप कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 में रख के इसको पूरा करेंगे टॉपिक को, और एक एक एग्जाम्पल या क्वेश्चंस के माध्यम से इसे समझेंगे कि जो हमने पूरी की पूरी प्रोसेस अप्लाई की है वो हमारे पास किस प्रकार से करनी है। और एग्जाम में पूछे डिफाइन ग्रीन फंक्शन, इतना से पूछेगा डिफाइन ग्रीन फंक्शन, उसकी हमें कितनी डेफिनेशंस लिखनी है, तो ये सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर। तो मिलिएगा, स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आपको ऐसा का ऐसा लिखा हुआ
मिल जाएगा। ओके भाई।